हेलो स्टूडेंट, टुडे आई डिस्कस अबाउट स्पेक्ट्रल सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि दिस वन द फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स द फर्स्ट ऑर्बिट, दिस वन सेकंड लाइन और इंडिकेट्स द सेकंड ऑर्बिट, थर्ड लाइन थर्ड ऑर्बिट एंड फोर्थ लाइन फोर्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। और इन्फिनिटी जो है सो तुम्हारा इनफाइनाइट ऑर्बिट हो जाएगा। ठीक है, और सबका एनर्जी हम लोग को पता है, ऑलरेडी पहले से कैलकुलेटेड है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, ये एनर्जी हो गया। सेकेंड के लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनफाइनाइट पे हो जाता है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप जानते हो कि ऑर्बिट कुछ इस तरीके से बनता है, लाइक दिस। फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे सीरीज पढ़ने वाले हैं, सीरीज किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। मतलब एनर्जी लेवल्स जो है वो कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है सो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और ये सेकंड ऑर्बिट, दिस वन थर्ड ऑर्बिट। यदि सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में यदि आता है, मतलब यहाँ लाइन से समझो, दिस वन लाइन ना। सेकंड ऑर्बिट से यदि फर्स्ट ऑर्बिट पे एनर्जी तुम्हारा फॉल हो रहा है, एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रॉन का फॉल हो रहा है सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, या फिर सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल हुआ, या फिर थर्ड से फर्स्ट में फॉल हो, या फिर फोर से फर्स्ट में फॉल हो, या फिर इनफाइनाइट से फर्स्ट में फॉल हो। मतलब इसको फॉल होना है किस पे? फर्स्ट पे, मतलब फर्स्ट पे ही आकर के इसको गिरना है। तो गिरने का तरीका मतलब जो भी है यहाँ पे होता क्या है कि सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, मतलब एनर्जी को ये रेडिएट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी को ये रेडिएट कर रहा है, मतलब कितना एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। तो एनर्जी हम लोग को देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी है और जो सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी है, दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट वन डिफरेंस इज इक्वल्स टू जो भी एनर्जी आएगा, वही एनर्जी को ये क्या करता है यहाँ से रेडिएट करता है। वही फिर यदि थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो थर्ड वाला एनर्जी और फर्स्ट वाला एनर्जी को माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट जो भी एनर्जी आता है उतना एनर्जी को ये रेडिएट करेगा, तब जाकर के वन में आएगा। फिर फोर्थ वाला में है, और यदि फोर्थ से वन में आ रहा है, इसका मतलब है फर्स्ट वाला एनर्जी और फोर्थ वाला एनर्जी दोनों को माइनस करेंगे दूसरे से, तो जो भी उसका रिजल्ट आता है उतना एनर्जी को ये रेडिएट करता है यहाँ से, तब जाके इलेक्ट्रॉन इसमें गिरता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब हायर ऑर्बिट जिसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, या फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट, या फिर इनफाइनाइट ऑफ द एक्साइटेड स्टेट यदि है यहाँ पे, तो वहाँ से यदि एनर्जी तुम्हारा मतलब एनर्जी रेडिएट करके इलेक्ट्रॉन यदि वहाँ से तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो ऐसे सीरीज को बोला जाता है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। अब कंडीशन है कि ठीक है, चलो अब वेवलेंथ हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। एनर्जी तो हम लोग जानते हैं और एनर्जी का डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे देखना है कि यदि सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, या फिर फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो इसका वेवलेंथ क्या होगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट से यदि फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, मतलब इसको आना है प्रत्येक बार किस में, फर्स्ट ऑर्बिट में, तब इसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। तो देखना है कि क्या वेवलेंथ सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो वेवलेंथ हम लोग को चेक करना है। अब जो देखो एनर्जी डिफरेंट आ रहा है तो 100% वेवलेंथ में हमको क्या मिलेगा, डिफरेंट ही मिलेगा। तो उसको हम लोग को चेक करना है। तो उसका फार्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, देखो हम लोग एनर्जी का फार्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। और वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला जानते हैं, 1/λ इज इक्वल्स टू RZ² ब्रैकेट ऑफ 1/n1² - 1/n2²। ठीक है, तो इसको हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन बना देते हैं समझने के लिए कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम देखेंगे सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। इस तरीके से हम लोग सब चेक करेंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी जो यहाँ पे वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं वो कहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है कहाँ से कहाँ, तो हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं, क्या फर्स्ट वाला जो पॉइंट देखेंगे वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, उसको चेक करते हैं। तो देखते हैं कितना वेवलेंथ आता है। तो वी नो द फार्मूला, 1/λ इज इक्वल्स टू आर, जेड की जगह क्या होगा, हाइड्रोजन एटम है तो 1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1 होता है उसका, 1² ब्रैकेट ऑफ 1/n1²। तो n1 हमारा कौन सा है, यहाँ पे इसको लिख दो n1 n1² - n2² ना। तो तुम्हारा ये जो सेकेंड ऑर्बिट है n2 हो गया, और ये फर्स्ट ऑर्बिट n1 है। तो n1 इज इक्वल्स टू 1, मतलब 1 पुट हो जाएगा यहाँ पे, और n2 की जगह क्या पुट हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से हमारा इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 1/1 1 ही होगा, और 1/2² मतलब 1/4, तो 1 - 1/4 कुछ इस तरीके से आ गया। फिर ये 1/λ इज इक्वल्स टू आर, यहाँ पे एज इट इज कॉपी हो गया, ये कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल्स टू दिस,
तो यदि मैं यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे इस तरीके से लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, लैम्डा वहाँ चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 4/3 इंटू 1/r आएगा कुछ इस तरीके से। लैम्डा इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 1/r। 1/r का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, लगभग वैल्यू होता है 911 एंगस्ट्रॉम। 911 एंगस्ट्रॉम होता है इसका वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो यहाँ पे अपने सुविधा अनुसार हम लोग कर सकते हैं, 912 भी कर सकते हैं या तो 910 कर सकते हैं, जो जहाँ से कट जाने में आसानी हो। ठीक है, तो इसको देखो 4/3 यहाँ पे 912 ले लिया, क्योंकि 911 जो है सो 911 को मतलब कट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, इसलिए ईजिली कट जाएगा ये तुम्हारा। कैसे कटेगा देखो, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे कितना हो गया 0, फिर ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, कुछ इस तरीके से। तो इसको यदि हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट 4 और इंटू 304 इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1216 एंगस्ट्रॉम। तो ये वेवलेंथ हमको मिल गया यहाँ का, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तब का वेवलेंथ है 1216 एंगस्ट्रॉम। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा N2, ये हो जाएगा N1, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑर्बिट देखना होता है, आ कहाँ से रहा है, थर्ड से आ रहा है, किसमें 1 पे आ रहा है, तो N1 इज इक्वल्स टू 1 वही रहेगा, बट जो जिस ऑर्बिट से आ रहा है वो हमारा N2 होता है। ठीक है, तो N2 से आ रहा है मतलब थर्ड ऑर्बिट से आ रहा है तो इसको N2 मान लेंगे, फोर्थ ऑर्बिट से आता है तो N2 को 4 मानते हैं, कुछ इस तरीके से मानना होता है। तो N2 इज इक्वल्स टू 3 और N1 इज इक्वल टू 1, मतलब थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। अब कैलकुलेट करते हैं इसी फार्मूला से, 1/λ इज इक्वल्स टू r 1 स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा 1/1 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 स्क्वायर, क्योंकि N1 का स्क्वायर तो 1 ही है, और ये 3 मतलब जो हम जिस जहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे फॉल हो रहा है वहाँ से, तो थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1/1 इंटू -1/9, इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा r 8/9। तो इसको फिर लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9/8 इंटू 1/r, 1/r का वैल्यू फिर से 912 ले लेंगे, तो इसको कट करेंगे तो जो भी आएगा रिजल्ट कितना हो जाएगा 10 to 26, मतलब पहले था 1216, अब आ रहा है 1026, मतलब वैल्यू घट रहा है, वेवलेंथ घट रहा है 1026 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जब वेवलेंथ घट रहा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है सो बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक दूसरे के जो है सो रेसिप्रोकल होता है। तो जो भी है हम लोग को वेवलेंथ यहाँ पे चेक करना है, तो वेवलेंथ यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है और थर्ड ऑर्बिट से जब फिर फर्स्ट ऑर्बिट में तो इसका वेवलेंथ घट रहा है। उसके बाद देखेंगे कि फोर्थ ऑर्बिट से यदि फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो क्या होगा, थर्ड तक देख लिए। अब देखते हैं n इज इक्वल टू 4, मतलब यहाँ पे N2 इज इक्वल टू 4 और N1 इज इक्वल टू 1, मतलब फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो वेवलेंथ इसका कैलकुलेट करने पे रिजल्ट आता है 960 एंगस्ट्रॉम, 960 एंगस्ट्रॉम। मतलब पहले 1216 एंगस्ट्रॉम आया, सेकंड जब थर्ड मतलब कि सेकंड से फर्स्ट में आया तो इतना, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है तो इतना, और फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है तो इतना, मतलब देख रहे हैं कि वेवलेंथ हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वेवलेंथ घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, वेवलेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और आगे इसका है वो हो जाएगा, हम लोग को नेक्स्ट ऑर्बिट देखेंगे, इनफाइनाइट देख लेते हैं लास्ट तक। अब देखते हैं इनफाइनाइट पे जाने पे क्या होता है। तो इनफाइनाइट पे जब जाएगा तो n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट करते हैं यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू n इज इक्वल्स टू 1, मतलब दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट, दिस इज द सॉरी सेकेंड ऑर्बिट नहीं बोलेंगे, दिस इज द इनफाइनाइट पॉइंट एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है, तो इसका देखते हैं कि वेवलेंथ कितना होगा। तो इसका वेवलेंथ हो जाएगा भाई, फार्मूला पुट कर दो, 1/λ इज इक्वल टू RZ स्क्वायर, यही होगा 1/1 का स्क्वायर, दिस वन N1 यहाँ पुट किए और N2 की जगह इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होगा, मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 1/1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा सिर्फ r इंटू 1 का स्क्वायर r ही मिलेगा, मतलब लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/r, जिसका वैल्यू कितना होता है 911 एंगस्ट्रॉम। तो कितना कितना किस तरीके से हमारा एनर्जी लेवल आ रहा है वो देखो, स्टार्टिंग में जो आया वो 1216 आया, उसके बाद 126 आया, उसके बाद कितना आया 960 आया, फिर देखो 911 आ गया, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इससे हमको क्या कंक्लूजन मिलता है, ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है एक क्या कंक्लूजन हमको इससे मिलता है, इससे कंक्लूजन मिलता है कि वेवलेंथ घट रहा है। वेवलेंथ कैसे घट रहा है, जब हम लोग ट्रांजिशन को यहाँ पे देखें तो जब ट्रांजिशन स्मॉल होगा तब हमारा जो वेवलेंथ है वो बड़ा मिलता है, और जब ट्रांजिशन लार्ज होता है तो तुम्हारा वेवलेंथ जो है सो छोटा मिलता है। ठीक है, बड़ा वेवलेंथ स्मॉल ट्रांजिशन,
छोटा वेवलेंथ लॉन्ग ट्रांजिशन। लॉन्ग ट्रांजिशन मतलब दूर से, इनफाइनाइट से आ रहा है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो तुम्हारा लॉन्ग ट्रांजिशन हो गया, सॉरी हाँ लॉन्ग ट्रांजिशन हो गया। और यदि शॉर्ट ट्रांजिशन है तो स्मॉल ट्रांजिशन की बात करें तो हो जाएगा सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट, दैट इज द स्मॉल ट्रांजिशन। तो देखा जाता है स्मॉल ट्रांजिशन का मतलब है नज़दीक से बगल में आ रहा है, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया। और लार्जेस्ट ट्रांजिशन मतलब या तो लॉन्ग ट्रांजिशन बोले तो इनफाइनाइट से वन पे आ रहा है, या तो थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, तो फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है। तो लॉन्ग ट्रांजिशन में जो है सो वेवलेंथ तुम्हारा क्या होता है, छोटा होता चला जाता है। तो इससे यही कंक्लूजन निकलता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिख दिए, देखो पॉइंट बना दिए हैं। फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेमड़ा, फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा, ट्रांजिशन विल बी स्मॉल। ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे जो इमिशन हो रहा है, तो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक, एन इज इक्वल्स टू 2 से एन इज इक्वल्स टू 1 तक, मतलब ए एन टू होगा ए एन वन होगा। सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसको बोलते हैं स्मॉल ट्रांजिशन, क्योंकि नज़दीक से आ रहा है ना। और ये फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, जब वेवलेंथ हमको छोटा मिलता है तो उस समय ट्रांजिशन किस तरीके से होगा, इनफाइनाइट टू वन, मतलब एन टू इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड वन इज इक्वल्स टू दिस वन, मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट से तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है कुछ इस तरीके से। अब कंडीशन है कि इसका फार्मूला किस तरीके से हो, मतलब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ कि वेवलेंथ जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, तो कैसे इसको मैथमेटिकली हम लोग समझ सकते हैं। फाइनली ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, एच सी बाई लेमड़ा इज इक्वल्स टू ई एन टू माइनस ई एन वन, मतलब एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमड़ा, मतलब फार्मूला ही है ई इज इक्वल्स टू ई एन टू माइनस ई एन वन, यही फार्मूला है। ई का फार्मूला होता है एच सी बाई लेमड़ा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमड़ा, मतलब लेमड़ा जो है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है तुम्हारा एनर्जी डिफरेंस का। तो अब सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो तुम्हारा एनर्जी का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा, एनर्जी डिफरेंस तुम्हारा कम होगा। जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट वन, यदि इन्फिनिटी से आ रहा है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट में तो वहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, यदि एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ तुम्हारा कम होगा। इसीलिए बोलते हैं स्मॉल ट्रांजिशन लॉन्ग वेवलेंथ, लार्जेस्ट ट्रांजिशन स्मॉल वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है दिस वन both are inversely proportional, energy difference is inversely proportional to the wavelength, both are inversely proportional। तो ये पता चलता है हम लोग को यहाँ से कि वेवलेंथ जो है सो डिक्रीज होता चला जाता है, जितना दूर दूर से हमारा जितना बड़ा एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ही तुम्हारा वेवलेंथ छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब सभी सीरीज को देखते हैं, एक तो एक हो गया ये वाला तुम्हारा लाइमन सीरीज के लिए हम समझा दिए, उसी तरीके से बाल्मर सीरीज के लिए होगा, पास्सन सीरीज के लिए होगा, ब्रैकेट सीरीज के लिए होगा और पिफंड सीरीज के लिए होगा। तो किसको इस तरीके से मतलब ये सीरीज जो है वो कौन कौन से ऑर्बिट में, यदि इलेक्ट्रॉन जो है सो कौन कौन से ऑर्बिट में फॉल होता है तो उसको हम लोग इस तरीके से सीरीज का नाम दिए हैं, उसको देख लेते हैं एक डायग्राम से। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वहाँ भी मिल जाएगा आपको। ये देखो डायग्राम एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको मैं, ये डायग्राम है कुछ इस तरीके से, एक मिनट, ये डायग्राम यहाँ से आपको पूरा देखना होगा कुछ इस तरीके से कि मान लो स्टार्टिंग में ऐसे देखते हैं हम लोग फर्स्ट वन, ये डायग्राम यहाँ से, डायग्राम ये थोड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा डायग्राम है तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छे से। ये देखो डायग्राम को पूरा पूरा डायग्राम आपको भी दिख रहा होगा, लेकिन नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखो ये पूरा डायग्राम दिख रहा है अभी। तो ये देखते हैं हम लोग, n इज इक्वल्स टू क्या है 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे क्या किए हैं, डायग्राम बना दिए हैं आपको, ये सभी सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि इस साइड ये जो इधर है लेफ्ट साइड, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, दिस वन साइड रिप्रेजेंट एनर्जी, और इधर जो है सो हमारा सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कंडीशन है कि हम लोग जानते हैं कि मान लो फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, मतलब गिर कर वहाँ से नीचे गिर रहा है, या तो सेकेंड थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है, या फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, या फिफ्थ से फर्स्ट में आ रहा है, या तो फिर इनफाइनाइट से फर्स्ट में आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एन वन, ये देखो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो फर्स्ट ऑर्बिट में सारा कहीं से भी तुम्हारा एमिट होकर के इलेक्ट्रॉन जब नीचे आए, नीचे गिरे, एनर्जी रेडिएट करके तुम्हारा जो है सो इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो ऐसे में इस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। और यहाँ पे जो रीजन मिलता है दैट वन रीजन इज द अल्ट्रा वायलेट रीजन। अब वेवलेंथ को देख रहे थे ना, वेवलेंथ किस तरीके से आ रहा था, 911 एंगस्ट्रॉम तक आया था,
मतलब कहाँ से कहाँ तक ये आया था हमारा, कुछ वैल्यू था, ये था 1216 टू 911 एंगस्ट्रम तक आया था, इतना 1216 एंगस्ट्रम टू 911 एंगस्ट्रम। और ये जो रीजन होता है ना, दैट वन रीजन इज द अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर आता है, ये हम लोग को अनविजिबल होगा, ये दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट को लाइमन सीरीज तो ऑलरेडी पहले भी समझ चुके हो। अब सेकेंड सीरीज को देखते हैं। अब कंडीशन ये है कि फर्स्ट में सारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एमिट होकर के वापस गिर रहा था फर्स्ट ऑर्बिट में। अब कंडीशन है कि यदि यही सब काम सेकेंड ऑर्बिट में हो, कि सारा इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को अपना रेडिएट करके और सेकेंड ऑर्बिट में वापस आकर गिरे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में भी गिर रहा था, अब देखो सेकेंड से तो अब नहीं आएगा, अब ऐसे कुछ होगा, अब थर्ड से सेकेंड में आएगा, फोर्थ से सेकेंड में आएगा, फिफ्थ से सेकेंड में आएगा, और सिक्स से सेकेंड में आएगा, तो फिर इनफाइनाइट से सेकेंड में आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का फॉलिंग किस पे हो रहा है, सेकेंड ऑर्बिट पे। जब सेकेंड ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन का फॉल्स हो, मतलब उस जगह पे आकर के फॉल हो उसका, चाहे कहीं से भी एनर्जी को रेडिएट करे, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट या सिक्स ऑर्बिट, या इनफाइनाइट से कहीं से भी रेडिएट करे, और फाइनली वो गिरे कहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड ऑर्बिट में। तो इस सीरीज को, यहाँ पे जो सीरीज मिलेगा वेवलेंथ का, दैट वन सीरीज इज द बाल्मर सीरीज, इसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं, BALMER, बाल्मर सीरीज, ठीक है। और ये रीजन जो होता है विजिबल रीजन होता है। विजिबल रीजन का तुम्हारा 400 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 700 समथिंग होता है तुम्हारा एंगस्ट्रॉम, तो ये विजिबल रीजन में आ जाएगा। बाल्मर सीरीज इज द विजिबल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट वन, यही काम जो सेकेंड ऑर्बिट में हो रहा है वही थर्ड ऑर्बिट में होता है, तो थर्ड ऑर्बिट में अब कहाँ से, तो फोर्थ से थर्ड में आएगा, फिफ्थ से थर्ड में आएगा, सिक्स से थर्ड में आएगा, सेवन से थर्ड में आएगा, या फिर इनफाइनाइट से थर्ड में आएगा। फाइनली इसको गिरना है कहाँ है, थर्ड पे गिरना है। इधर नहीं आएगा, टू में नहीं आएगा और फर्स्ट में नहीं आएगा, थर्ड में आना है वापस इसको। अब उससे उससे ऊपर वाला एनर्जी, उससे ऊपर वाला ऑर्बिट, फोर्थ वाला ऑर्बिट थर्ड में, फाइव वाला ऑर्बिट थर्ड में। ऐसा नहीं कि सेकंड वाला ऑर्बिट थर्ड में जाएगा, वैसा नहीं, फोर वाला थ्री में, फाइव वाला थ्री में, सिक्स वाला थ्री में, इस तरीके से। फाइनली यदि सभी का फॉलिंग थ्री में हो, तो इसको बोलते हैं पास्चियन सीरीज, नाम दिया गया सब, ठीक है, पास्चियन सीरीज। और इसका जो वेवलेंथ का रेंज जो आएगा, जो रीजन आएगा, दैट इज द लो इंफ्रारेड रीजन। लो इंफ्रारेड रीजन, विजिबल रीजन से कम हो जाएगा, दिस इज द लो इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। उसके बाद यही काम फिर फोर्थ ऑर्बिट में यदि होने लगे, तो थर्ड ऑर्बिट में होने लगा तो कुछ इस तरीके से। अब फोर्थ ऑर्बिट में मतलब फिफ्थ से फोर में, सिक्स से फोर में, इनफाइनाइट से फोर में, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, जो ये भी लो इंफ्रारेड रीजन का होता है। फिर यही काम फिफ्थ में होने लगे, सिक्स से फाइव में, सेवन से फाइव में, एट से फाइव में, और इनफाइनाइट से फाइव में यदि तुम्हारा फॉलिंग हो, तो इसको बोलते हैं पीफंड सीरीज। इसमें होता है हाई इंफ्रारेड रीजन, जो वेवलेंथ का यहाँ पे रिजल्ट आता है, ये होता है हाई इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो समझो फिर से, यदि इलेक्ट्रॉन हाइयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, यदि फर्स्ट ऑर्बिट में सभी इलेक्ट्रॉन का फॉल हो, सभी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का यदि फॉल फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, चाहे वो सेकेंड से फर्स्ट में हो, थर्ड से फर्स्ट में हो, या फिर इनफाइनाइट से फर्स्ट में हो, तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, जो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आता है। वेवलेंथ कैलकुलेट करने का तरीका हम बता दिए, तो लाइमन सीरीज का जब आपको बता दिए, उसी तरीके से बाल्मर सीरीज का भी कैलकुलेट हो जाएगा वेवलेंथ, पास्चन सीरीज का भी हो जाएगा कैलकुलेट, और ब्रैकेट सीरीज का भी और पिफन सीरीज का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जिस जगह पे उसका फॉलिंग है, उसको आपको N1 मानना पड़ेगा, और जहाँ से आ रहा है दैट इज द N2। मान लो थ्री से आ रहा है, इसको N2 मानेंगे। N1 किसको मानेंगे, जब सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है, तो इसको N1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और N2 इज इक्वल टू 3। अब वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। पास्चन में देखोगे तो N1 इज इक्वल टू 3 मिलेगा, और फोर से आ रहा है मतलब N2 इज इक्वल टू 4, फाइव से आ रहा है तो N2 इज इक्वल टू 5, सिक्स से आ रहा है तो N2 इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से तुम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। देयर इज डिफरेंट डिफरेंट सीरीज। फर्स्ट वन लाइमन सीरीज, जब फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो सेकंड ऑर्बिट में आता है तो बाल्मर सीरीज, थर्ड में पास्चन सीरीज, फोर्थ में ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, और फाइव में पीफॉन्ट सीरीज बोलते हैं। बस इतना ही जानना हम लोग को जरूरी होता है सीरीज, बाकी और भी सीरीज होगा, बट हम लोग को जितना जानना है बस बेसिकली इतना एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, पीफॉन्ट सीरीज तक, ठीक है। और कौन कौन सा रीजन है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन है सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट मतलब बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन है, बाकी बार हम लोग का विजिबल रीजन नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सीरीज बनता है। तो दिस इज द स्पेक्ट्रल सीरीज, ये स्पेक्ट्रल सीरीज है, ठीक है। और स्पेक्ट्रल सीरीज का डिफरेंट डिफरेंट नाम है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें वेवलेंथ कैलकुलेट करने का तरीका भी आप समझ चुके हो कि कैसे वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं।
और वेवलेंथ जो है सो हमारा कैसे होता है, हायर से जब लोअर में आता है तुम्हारा ऑर्बिट में, तो वेवलेंथ का डिक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट, क्योंकि हम जानते हैं कि लार्जेस्ट वेवलेंथ जब तब कैलकुलेट होता है जब ट्रांजिशन स्मॉल हो, और शॉर्ट वेवलेंथ कब मिलता है, जब ट्रांजिशन लॉन्ग हो। ठीक है, तो ये तरीका है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसमें। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, देखो इसका क्वेश्चन है कि मान लो फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। बाल्मर वाला भी एक बता ही दे रहे हैं। देखो बाल्मर सीरीज के लिए हम आपको बता चुके थे कि इसमें लाइमन सीरीज के लिए, अब इसमें देखते हैं हम लोग बाल्मर सीरीज का। तो कंडीशन यहाँ पे क्या डाल दिया है कि शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है फॉर हाइड्रोजन एटम। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला तो यही है, 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर डिवाइड 1/n² माइनस 1/n² हाइड्रोजन एटम है तो Z इक्वल टू 1 होगा। बाल्मर सीरीज है तो N1 इक्वल टू 2, मतलब सेकेंड ऑर्बिट होगा, सेकेंड ऑर्बिट में सब एनर्जी का फॉल होगा, सब इलेक्ट्रॉन का फॉल होगा, सॉरी सेकेंड ऑर्बिट में फॉल होगा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है आपको, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो लार्जेस्ट ट्रांजिशन जाना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट ट्रांजिशन मतलब इनफाइनाइट से वेवलेंथ कहाँ पे आएगा, सेकेंड ऑर्बिट पे। लार्जेस्ट ट्रांजिशन मतलब बड़ा ट्रांजिशन दिखना है, इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट पे आएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। N2 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, N1 इज इक्वल टू 2, तो 1/λ इज इक्वल टू आर, इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एटॉमिक नंबर 1 है तो R1², यहाँ पे 1, N1 की जगह 2 पुट कर देंगे, सॉरी N1 की जगह 2 पुट कर देंगे और N2 की जगह इनफाइनाइट, तो कुछ इतना। तो यहाँ पे इसका तो 0 हो जाएगा, यहाँ 1/4 हो जाएगा, मतलब R/4 हो जाएगा, तो R/4, तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू R/4, सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 1/R, तो 1/R का वैल्यू होता है 900 एंगस्ट्रॉम, 911 एंगस्ट्रॉम, तो 4 इंटू 911 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33,644 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया। ये तुम्हारा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, एक छोटा वेवलेंथ मिला। वही चीज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में आते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में क्या होगा, स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन, तो स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन में क्या होगा, n इज इक्वल टू 3, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में आ रहा है कहाँ से, थर्ड ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट आएगा, मतलब छोटा ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसमें हमको वेवलेंथ बड़ा मिलता है। तो वही चीज़ है, देखो 1/λ इज इक्वल टू R, 1 यहाँ पुट कर दिए एटॉमिक नंबर, N1 की जगह 2 पुट कर दिए, N2 की जगह 3 पुट कर दिए, तो तुम्हारा कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करने पे तुम्हारा कितना आ रहा है, देखो कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, कैलकुलेट करने पे आ रहा है 6,552 एंगस्ट्रॉम। इसके पहले आया था 36,144, मतलब 3,644 एंगस्ट्रॉम, ये 6,000 मतलब डबल, जस्ट डबल है। तो देख सकते हैं कि इनफाइनाइट पे हमारा जो है वैल्यू, इनफाइनाइट पे मिला कम, और जो है सो जब नज़दीक में थर्ड से सेकंड में आ रहा है तो हमको वेवलेंथ ज़्यादा मिला। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि लार्जेस्ट ट्रांजिशन में हमको वेवलेंथ कम मिलता है और स्मॉल ट्रांजिशन में वेवलेंथ ज़्यादा मिलता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा रहा तरीका वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। तो ये सीरीज़ हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, एमिशन से रिलेटेड सारा टॉपिक ख़त्म, जितना भी एमिशन से रिलेटेड था वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम रीड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का स्पेक्ट्रम बताए थे, फर्स्ट वन एमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड वन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जस्ट इसका रिवर्स है, जस्ट इसका रिवर्स। वो किस तरीके से समझते हैं, देखो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम लोग समझेंगे कुछ तरीके से। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कोल्ड एटॉमिक गैस लेते हैं कुछ इस तरीके से, इसमें वाइट लाइट पास करा दो, तो वाइट लाइट, इससे वाइट लाइट पास हुआ, तो वाइट लाइट पास होगा तो यहाँ से एनर्जी जो है सो कुछ यहाँ से ट्रांसमिट होगा लाइट के फॉर्म में। तो ये तुम्हारा कोल्ड एटॉमिक गैस से फिर हमारा लाइट के फॉर्म में एनर्जी यहाँ से आगे ट्रांसमिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और ये जाके हम प्रिज्म यहाँ पर लगा दिए हैं, तो प्रिज्म से कुछ इस तरीके से पास हुआ, तो प्रिज्म से हमको क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिला, बट स्पेक्ट्रम जो मिला यहाँ पे वो किस तरीके से का था उसको समझो। इसका जो स्पेक्ट्रम था यहाँ पे, जो स्क्रीन पे हमको दिखा स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम था कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विथ सम स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग, कुछ वेवलेंथ का यहाँ पे मिसिंग हो रहा था। इसके पहले जो एमिशन में हम लोग देखे थे वहाँ पे कुछ वेवलेंथ हमको दिख रहा था, स्पेसिफिक वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ वहाँ भी गायब था, एमिशन में भी कुछ वेवलेंथ गायब था, और यहाँ पे भी जो है सो कुछ वेवलेंथ गायब है, बट वहाँ पे डार्क नहीं दिख रहा था हमको, बट यहाँ पे डार्क दिखेगा। जो वेवलेंथ गायब रहेगा वहाँ पे डार्क लाइन्स हमको दिखता है, डार्क लाइन्स इन स्पेक्ट्रम। तो ये डार्क लाइन जो दिख रहा है वो कौन सा लाइन होगा,
जो एमिशन में आपको दिख रहा था, जो एमिशन में आपको दिख रहा था वो अब्जॉर्प्शन में नहीं दिखेगा। जो एमिशन में दिख रहा था वो अब्जॉर्प्शन में नहीं दिखेगा, और जो अब्जॉर्प्शन में दिख रहा है वो एमिशन में नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा काम कर रहा है ना। एक एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है और वो एनर्जी को रेडिएट करता है। तो कंडीशन है कि कौन सा वेवलेंथ हमको नहीं दिखेगा, वो वेवलेंथ नहीं दिखेगा जिसका वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ का एनर्जी ये रेडिएट एब्जॉर्ब करेगा। मान लो ये लैम्बडा इज क्वेश्चन कितना 6552, इतना एनर्जी का वेवलेंथ, इतना वेवलेंथ का, सॉरी इतना वेवलेंथ का यदि एनर्जी को ये ऑब्जॉर्ब करता है तो ये वाला इसका जो वेवलेंथ है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको ऑब्जॉर्व कर लिया है। ये ऑब्जॉर्व करेगा मतलब इस ये वेवलेंथ हमको नहीं दिखेगा यहाँ पे, बाकी सब दिखेगा बट ये वाला नहीं दिखेगा। जो जो वेवलेंथ को वो ऑब्जॉर्व करेगा वो वेवलेंथ वहाँ पे नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेगा। ठीक है, तो ये तरीका है। और एमिशन में क्या होता है, एमिशन में होता है कि जिस वेवलेंथ की एनर्जी को वो एमिट कर रहा है वहाँ से एमिट कर देता है। मतलब एमिट करना मतलब क्या चीज़ है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन वो वहाँ से आउट कर देता है, तो वो वाला वेवलेंथ वहाँ पे नहीं दिखता है, बाकी सब दिखता है। इसीलिए लिखा जाता है कि स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है सो प्रेजेंट हो जाता है तुम्हारे एमिशन में, और यहाँ पे स्पेसिफिक वेवलेंथ मिसिंग हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे जो है सो डार्क दिख रहा है वहाँ पे, मतलब उसका मिसिंग है। ठीक है, तो एमिशन के फॉर्म में मतलब उतना एनर्जी को, जो एनर्जी को वो रेडिएट कर रहा है उसका वेवलेंथ नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेगा। और इसमें अब्जॉर्प्शन में जो इस एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा है उसका वेवलेंथ में डार्क दिखेगा, बाकी सब तुमको कलर दिखेगा। मतलब 7 कलर से तो 6 कलर दिखेगा। 7 कलर में जो जो एनर्जी 7th नंबर मान लो रेड है तो रेड वाला नहीं दिखेगा, बाकी सब कलर दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बनता है तुम्हारा दिस वन डार्क डार्क लाइन्स। ठीक है, तो ये वेवलेंथ का एनर्जी का ऑब्जॉर्प्शन को दिखा रहा है। तो एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे इसका, कैसे लिखोगे थ्योरी में, तो थ्योरी में ऐसे लिखना है कि द स्पेसिफिक वेवलेंथ्स दैट अपीयर इन इमिशन स्पेक्ट्रम दोज सेम वेवलेंथ आर मिसिंग इन ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मतलब इसका क्या है, मतलब कि दो द स्पेसिफिक वेवलेंथ दैट अपीयर इन इमिशन स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम आपको एमिशन में दिख रहा था, जो एमिशन में स्पेक्ट्रम दिख रहा था, दोज सेम वेवलेंथ आर मिसिंग इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो एमिशन में आपको दिख रहा था वो अब्जॉर्प्शन में नहीं दिखेगा। एमिशन में दिख रहा है वो अब्जॉर्प्शन में नहीं दिखेगा, और जो अब्जॉर्प्शन में दिख रहा है वो इमिशन में नहीं दिखेगा। दैट्स ऑल, यही है अब्जॉर्प्शन का और एमिशन का मेन फंडा। ठीक है, वेवलेंथ वगैरह कैलकुलेट करने का सारा तरीका सेम है। अब्जॉर्प्शन जो एमिशन का है वही तरीका अब्जॉर्प्शन का भी है, वही फार्मूला, वही तरीका, वही सब कुछ एज इट इज़ होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं। बट सिर्फ और सिर्फ आपको माइंड में रखना ये है कि एमिशन में जो वेवलेंथ का मिसिंग था वो वेवलेंथ अब्जॉर्प्शन में दिखेगा, एमिशन में जो दिख रहा है वो अब्जॉर्प्शन में नहीं दिखेगा, और जो अब्जॉर्प्शन में दिख रहा है वो एमिशन में नहीं दिखेगा। ओके, तो ये हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी आज हम लोग का फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियाई। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।